तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो बनाया आपके लिए, जिसमें मैंने बताया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले बताया था 50% क्वेश्चन MCQ रहता है और 50% क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव टाइप रहता है, जिसके अंदर भी केस स्टडी आता है। तो बच्चे, यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो बच्चे, ऑन डिमांड एग्जाम आने ही वाला है। अपन अगर सिलेबस कंप्लीट करने जाएं तो देयर इज अ हाई चांसेस कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है कि अगर आप कोई सा भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आपने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व किया तो बहुत हेल्प करता है ये आपको। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक है ना, जिससे कि हमको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो बच्चे, MCQ भी अगर ध्यान से कर लें तो हमारा आसानी से हम एटलीस्ट पास हो सकते हैं। लगभग लगभग 40-50 मार्क्स आपका MCQ रहता है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैम्पल पेपर के बारे में, और मैं आपको एक तो पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, देरी बिल्कुल नहीं करते हैं, आ जाते हैं सैम्पल पेपर के ऊपर। ठीक है ना, ट्राई करूंगा कि MCQ सॉल्व करवा दूंगा आपका। ठीक है, देखो फिजिक्स का पहला सैम्पल पेपर है ये। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर आता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 80 में 26 मार्क्स पासिंग के होते हैं, 20 में 7 मार्क्स पासिंग के होते हैं प्रैक्टिकल में। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक कहानी है। अब बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं डायरेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द नेट फोर्स ऑन अ काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अब भाई, जो काइट है, जो पतंग है, वो स्टेशनरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो मतलब कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये पेन हवा में स्टेशनरी है तो फोर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन का पहला नियम, कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब जीरो। पहले का आंसर आएगा जीरो, है ना। पहले क्या आएगा, सी का आंसर आएगा जीरो, क्योंकि अगर वो स्टेशनरी है तो फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है। सेकंड देखते हैं, द मास ऑफ बॉडी इज 2 kg। अगर एक बॉडी का मास 2 kg है तो उसका वेट क्या होगा न्यूटन में, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका फॉर्मूला देखो भाई, इसको यहीं करते हैं यार, इसको ना यहीं करेंगे। इतने आसान आसान क्वेश्चन आता है तो बच्चों बोलते हैं ना, सर इतना मुश्किल कैसे कर पाऊंगा मैं। देखो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू M × G, है ना। M कितना दिया है, 2 kg, G दिया है 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे 98 दूनी 196, 9.6 न्यूटन। ये रहा पहला आंसर, इसका आंसर था सी। अब देखो थर्ड, अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस, मतलब पैसेंजर जो होता है मूविंग बस में, थ्रोन फॉरवर्ड, बस में वो आगे की ओर जाता है। व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, जब बस एकदम से रुकता है तो क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया किसके अंदर आता है, आई होप आपको सबको पता होगा, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बताया था कि, ठीक है ना, तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे। तो पहला नियम हमको ये बताता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इतना बेसिक बेसिक आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा तो अच्छा, आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। द फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी इज ड्यू टू। अभी कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है, मतलब समझना पहले तो। कैपिलैरिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम नैरो, नैरो ट्यूब लिख दो, है ना। मतलब कि सिंपल है, ये ट्यूब है, ठीक है, इसमें से जब फ्लो करता है आपका फ्लूइड, है ना, इसमें जब फ्लूइड को जब फ्लो करता है तो किसके कारण फ्लो करता है, ठीक है ना। एक कोहेशन होता है, एडहेसिव होता है, तो दो यहाँ पे आएगा आंसर सी। तो इसका आंसर आएगा बच्चे सी, कोहेशन एंड एडहेशन बोथ। ठीक है, कोहेसिव फोर्स भी होता है और एडहेसिव फोर्स भी होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, कोहेसिव फोर्स जब वाटर के पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में अटैच हो जाता है ऐसे,
ठीक है ना। और जब एडहेसिव फोर्स तब लग रहा होता है जब वाटर के पार्टिकल, ठीक है ना, ऐसे अटैच हो जाता है या फिर स्टिक हो जाता है, किससे, तो ट्यूब से, ठीक है ना। तो इसका आंसर सी हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। अब सोप बबल ऐसा दिखता है ना, ऑफ अ डायमीटर इन द रेशियो 4:1, मतलब एक्सेस प्रेशर, जो प्रेशर है बच्चे 4:1 में है, तो डायमीटर क्या होगा, तो बच्चे जो एक्सेस प्रेशर होता है डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 4:1 है तो ये आ जाएगा 1:4। ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो अगर बेसिक हमको पता होगा तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोडायनेमिक मीन्स, अभी थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है सिंपल भाई, थर्मोडायनेमिक्स मतलब कि हीट और मूवमेंट, हीट का मूवमेंट। तो है क्या कोई ऑप्शन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द हीट एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टडी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी, नहीं, पहला ये गलत है। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द केमिकल, नहीं, ये भी गलत है। स्टडी ऑफ कंजर्वेशन, पहला आंसर बच्चे, पहला आंसर, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द हीट एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब एक एक मार्क्स करके बच्चे आप आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको कि मैं एक ट्राई करूँगा कि आने वाले क्लासेस के अंदर आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज करवाऊँ, क्योंकि अगर एमसीक्यू देखना आप क्वेश्चन ना रिपीट हो रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट, एक ही क्वेश्चन बार बार अलग तरीके से पूछा जाएगा आपको, तो जरा सा कंसेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से आपके लिए काम आसान हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली, अच्छा सिंपल है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या होता है, तो कि थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर हीट इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या चार्ज बी ऑलवेज कंजर्व, बहुत सिंपल है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो को फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो फैराडे लॉ नहीं है ना। कभी कभी क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा हो हमें तो हम एलिमिनेट करना भी हमको आना चाहिए, आइडियल गैस नहीं है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो इसका तो मतलब ही नहीं कुछ। बॉयज लॉ नहीं है, पहला क्या है, जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ क्या कहता है, देखो बच्चे आपको मैं बताता भी जाऊंगा जीरोथ लॉ का मतलब क्या होता है। जीरोथ लॉ का मतलब होता है, इसको ना यहाँ बनाना पड़ेगा, अगर हम जीरोथ लॉ बनाए बच्चे, तो मान लीजिए बच्चे ये क्या है, ए कंटेनर है और ये बी कंटेनर है, या बी लिख दो ऐसे करके, ये बी कंटेनर है और ये है सी कंटेनर, है ना। तो मान लो बच्चे ए और बी जो कंटेनर है आपस में क्या है, ए और बी को नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, ए और सी को बोलते हैं, बी है ना। ए और सी बच्चे आपस में क्या है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व्ड है इनका, ठीक है, ऐसा है, इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर मान लो ए इक्वल टू, सिंपल समझो, ठीक है, भाषा, अगर लैंग्वेज सिंपल भाषा में समझोगे तो अगर ए मान लो इक्विलिब्रियम सी के है और बी इक्विलिब्रियम है सी के, है ना, तो सिंपल है ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होगा। इक्वल टू डाल रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब ये है, इसको कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चे, इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और यहाँ पर हमारा आंसर भी आ गया, तो आंसर क्या आया था, पहला, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन आता है ट्रांसवर्स, देखो 7वीं कक्षा का सवाल है ये, क्लास 7th में आया था ये, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा साउंड चैप्टर के अंदर। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय,
मतलब ट्रांसवर्स वेव होता है वो कैसे बनता है, तो वो उसके अंदर दो वेव्स होते हैं, है ना, एक परपेंडिकुलर होता है, तो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो हाँ ये रहा, क्रेस्ट एंड द थॉट, क्रेस्ट एंड थॉट बी ए पार्ट है इसका आंसर। मतलब कितना आसान है देखो। चलिए, है ना, चेक भी कर लेना एक बार कि ठीक है वैसे तो। व्हेन अ वेव पासेस फ्रॉम अ वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज अ चेंज ऑफ, देखो सिंपल है, अगर वेव पास होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वेलोसिटी बदल जाएगी। फ्रीक्वेंसी वेव की हमेशा सेम रहती है, वेवलेंथ बदल जाएगा। तो क्या आंसर है, क्या ये बी, वेवलेंथ, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विल चेंज, है ना, ये इसका आंसर है। अभी देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड बाय द टू वेव्स y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, देखो इसको हम a ओमेगा टी लिखते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और दूसरा क्या है y2, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना, a sin ओमेगा t, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है 1004 और यहाँ पे 1000, तो पूछा क्या है, प्रोड्यूस बाय द बीट, बीट प्रोड्यूस जो होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, बीट प्रोड्यूस चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है। तो अपने को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले तो यहाँ पे। तो देखो ए साइन फॉर्मूला होता क्या है वैसे, ओके ठीक है, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो सिंपल ओमेगा किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, इसको कंपेयर करें तो यहाँ ओमेगा आ गया 1000 पाई के इक्वल, है ना। अब ओमेगा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को, तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे बच्चे तो यहाँ आएगा ना 2 पाई बाय 2 पाई फ्रिक्वेंसी 1000 पाई, पाई से पाई गया, 2 से गया 500 पे, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी 500 आ जाएगी, ठीक है। और y2 की फ्रिक्वेंसी है, y2 लिख दो, और जब v2 फ्रिक्वेंसी आएगी 502 आ जाएगा यहाँ से, है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू बीट्स, है ना, चेंज इन फ्रिक्वेंसी, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 504 माइनस 502 माइनस 500 500, है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा क्लीन करें तो यहाँ से आएगा 502 माइनस 500, तो ये आंसर आएगा 2, तो आंसर आएगा सी, ठीक है ना। फॉर्मूला सिंपल है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बीट्स, ठीक है, बीट प्रोड्यूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमको, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम कैन बी एक्सप्रेस एज y, अच्छा ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखना आप, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल इन अ मीडियम कैन बी एक्सप्रेस बाई, ठीक है, y का इक्वेशन दिया हुआ है वेव का, ठीक है ना, 10⁻⁶ साइन, ठीक है, 10 100t+20x+π/4, ठीक है ना, 100 मतलब ये ओमेगा टी, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो y इज इक्वल टू 10⁻⁶ साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा, है ना, ये रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यही है। चलो अब बता देखते पूछा क्या है, वे टी सेकंड है, एक्स मीटर है एंड द प्रोपगेशन कांस्टेंट बताना है। सिंपल क्या बता, के बताना है कि के क्या है ना, तो के तो कंपेयर कर दो कि के एक्स के बराबर क्या लिखा हुआ है 20, प्रोपगेशन कांस्टेंट मतलब कि के मतलब कि 20, तो 20 पर मीटर, आंसर इज सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, अब बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ अ व्हाइट लाइट डेविएट द मोस्ट, अरे भाई देखो, जब प्रिज्म से लाइट पास करती है सनलाइट तो कौन सा कलर ज्यादा डेविएट होता है, क्लास 10th में था ये वाला सवाल, वॉयलेट, बैगनी कलर, वॉयलेट कलर, है ना, वॉयलेट कलर आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अच्छा ठीक है,
TIR, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इसका ना नॉलेज पता होना चाहिए हमें क्या होता है। ये मान लो ग्लास है, ये एयर है, तो इसका मतलब होता है कि किसी एंगल पर लाइट वापस आ जाए, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो पूछा क्या है, द लाइट ट्रैवल फ्रॉम द रेयर, नहीं गलत, द लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। लो, मिल गया आंसर। लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रैवल करती है। सिंपल है बच्चे कि वह एंगल जिसमें से अगर लाइट सोर्स जो है पानी के अंदर है, तो उस एंगल, वह एंगल जिस पर लाइट ऑन किया जाए तो लाइट वापस पानी में ही आ जाए, रिफ्लेक्ट होकर के पानी में वापस आ जाए, उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल समझाता हूँ कि मान लो ये कोई ग्लास है, यहाँ से लाइट आई और यहाँ से टकराया, ऐसा कोई एंगल जहाँ से वो बाहर ना जाए, अंदर ही आ जाए, तो इसलिए इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। डेंसर, इसकी डेंसिटी ज़्यादा, रेयर मतलब डेंसिटी कम, तो हायर टू लोअर में, तो आंसर इसका डेंसर टू रेयर मीडियम। अभी आता है 14वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन कहता है बच्चे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या लिखा है, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 30 डिग्री। अच्छा, मतलब एक प्रिज्म रिफ्लेक्ट कर रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डेंसिटी वाला कहानी है, 1.6 कह रहा है। द कैलकुलेट द डेविएशन कॉज बाय प्रिज्म, फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या आएगा, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा ये वो कह रहा है, ठीक है ना। एंगल क्या है, तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है, डेविएशन जो फॉर्मूला है, डिग्री में आएगा इसका आंसर, तो है ना, इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक रिलेटिव टर्म है, तो हमको पानी का जो है, जो एयर का है, जो 1 होता है वो घटाना पड़ेगा, तो इंडेक्स -1, ठीक है, इंटू कितना एंगल दिया हुआ है 30, इंटू 30, तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1.6 -1 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, दिख रहा होगा भाई, तो ये आएगा 0.6 गुना 30, ये दिया 18, 180, 18 डिग्री, 18 डिग्री का डेविएशन दिखेगा, तो है क्या ऑप्शन, हाँ डी, मुझे डी इसका ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा, फॉर्मूला यही है। बाकी आप चेक भी कर सकते हो आंसर, ठीक है ना, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आंसर सही है, 18 डिग्री आएगा, फॉर्मूला के हिसाब से चेक किया गया है। चलिए यार, मतलब सिंपल ऐसे ऐसे इतना आसान क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अभी देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया, 15वां कहता है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रहे हैं, कौन स्कैटर कर रहा था अल्फा पार्टिकल को, तो रदरफोर्ड कर रहे थे हमारे, है ना, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। पार्टिकल शो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज, अच्छा ठीक, तो रदरफोर्ड ने क्या सोचा कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा कि भाई यार एक ऐसा एटम, एक ऐसा है जिसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियस देखा जो कि हाईली पॉजिटिवली चार्ज था, और जब अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, वो जब उससे टकराता था तो डायरेक्टली 180 डिग्री पर वापस आ जा रहा था, ठीक है ना। तो वहां पर न्यूक्लियस की खोज करी थी उन्होंने, न्यूक्लियस की खोज करी थी, है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश ऑर्बिट। अरे सिंपल है भाई, रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया, रदरफोर्ड का पोस्टुलेट क्या था कि भाई जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। अगर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाएगा तो एक टाइम आएगा थक जाएगा, और थक के न्यूक्लियस पे आकर टकरा जाएगा, एंड एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ऐसा होता है नहीं। बोर्स मॉडल ने बोला हाँ भाई ठीक है, न्यूक्लियस भी है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बट देयर इज अ ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है वहां पे, कि अपना फिक्स ऑर्बिट होता है, उनकी खुद की एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में अपनी खुद की एनर्जी के साथ घूमता है, चक्कर लगाता है, एनर्जी लॉस
नहीं करता है। तो सिंपल यहाँ पे आएगा डायनेमिक स्टेशनरी। इसको हम रेस्ट भी बोल सकते हैं, रेस्ट भी बोल सकते हैं, कहीं रेस्ट भी लिखा आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। तो बोर्स मॉडल पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। चलिए भाई ठीक है यार, अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी कहता है फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस in contact is the force that oppose the relative motion between them. The force of limiting friction F between any two surface in contact is directly proportional to the normal reaction between them. F directly proportional to R. F is equal to mu R and where mu is coefficient of limiting friction tan थीटा के बराबर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है? The maximum force of static friction. The maximum force of static friction between a pair of surfaces independent of, अच्छा maximum force of static friction, अच्छा static friction है, ठीक है ना। जो maximum force of static friction होता है किसके इंडिपेंडेंट होता है ये पूछ रहा है ना। सिंपल है ना, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चे। देखो जरा, स्टैटिक फ्रिक्शन है, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, तो कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ये मैटर नहीं करता कि फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा। सिंपल है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसका आंसर आएगा। अब यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब कोएफिशिएंट है ना लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बच्चे एक रिलेटिव टर्म है, तो डिवाइड करते हैं तो जो हमारा यूनिट होता है वो कट जाता है, इसलिए आता है यूनिटलेस। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मतलब इतना ही आसान आ रहा होता है, मेहनत करोगे तो आसानी से सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 5 सैंपल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो तुम, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, चाहे किसी 10वीं क्लास का बच्चा हो तो मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, अगर 5 सैंपल पेपर सॉल्व किया प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से, तो बच्चे हो जाएगा काम, उतने में ही पास होकर लिख के आ जाओगे आप। बट वही ना, आप लोग ये भी नहीं कर पाते हो, करते ही नहीं हो, प्रॉब्लम यही है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ डैश सिस्टम इज कंजर्व्ड। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ मोर आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। अगर सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, यही तो रूल पढ़ा है हमने। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हायर व्हेन द फोर्स इज लेस, फोर्स इज लीनियर मोमेंटम। हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हायर, जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। क्यों भाई? फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और ए क्या है? वी अपॉन में टी। अगर मैं समझाऊं तुमको यार, अगर आप मोमेंटम देखे जरा, तो मोमेंटम को लिखते हैं पी से, ये होता है एम इंटू वी, और जो फोर्स होता है वो होता है एम इंटू ए, ठीक है ना। तो अगर हम फोर्स को लिखें एम ए एम वी बाई टी, है ना, तो ये वी क्या हो गया? एम वी क्या हो गया? तो एफ हो गया पी बाय टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर P बढ़ा तो F भी बढ़ा। तो सिंपल है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज हायर व्हेन फोर्स इज मोर। तो आंसर इसमें ये ले और यहाँ पे आके चिपका दो, और ये आइसोलेटेड लो और ये यहाँ पे आके चिपका दो। मतलब देख रहे हो कितना आसान आता है। ये 7वीं 8वीं क्लास में जब तुम पढ़ते थे ना संस्कृत, अगर तुम्हारे पास रहा हो तो ये ऐसा क्वेश्चन संस्कृत में आता था पहले, ठीक है ना। तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अब ये अगला क्वेश्चन क्या है भाई, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग, सारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है द बर्नौलीज थ्योरम हैज मेनी एप्लीकेशन अमंग व्हिच वन इज द स्प्रे गन which is shown in the figure where a piston pushes air out of a nozzle. A thin tube of the uniform cross section is connected to the nozzle and the other end of the tube is a small liquid container. As the piston pushes air through the nozzle, अच्छा, the liquid from the container rise into the nozzle and it spread out. For the spray gun shown, the radii of the piston and the nozzle are 20 millimeter and 1 millimeter respectively. अच्छा ठीक है, समझ में आया। The upper end of the container is open to the atmosphere. कंटेनर का जो ऊपर का है वो ओपन एटमोस्फेयर से। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, लेकिन है थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है ना। According to the Bernoulli's theorem, P plus 1/2 dv square plus h dg constant, अच्छा ठीक है, which is expressed as the a b plus c constant, a plus b plus c constant होता है, ठीक है। Then the unit volume of ideal fluid streamline flow, अच्छा मतलब सिंपल पूछ लिया कि ए बी और सी का कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रहता है, ए और बी और सी क्या है। तो भाई क्वेश्चन तो गजब रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो ना। अगर आपको नॉलेज नहीं रहा ना बर्नौलीज थ्योरम के बारे में तो आंसर नहीं दे पाओगे। इसका आंसर होना चाहिए कि ए जो हमारा होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बच्चे सी इज द आंसर, सी इज अ आंसर। ए हमारा होगा प्रेशर एनर्जी, बी हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी और सी हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द आंसर, ठीक है ना, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये थोड़ा क्वेश्चन था वैसे, ठीक है ना। अगर आपको ज्ञान प्राप्त, इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। इफ द पिस्टन इज पुश एट द स्पीड ऑफ 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, अगर पिस्टन को 5 मिलीमीटर पर सेकेंड पुश किया जाएगा, धक्का किया जाएगा, दिया जाएगा, तो एयर कम आउट द नोजल स्पीड ऑफ, अच्छा ठीक है। अगर मतलब पिस्टन को 5 मिलीमीटर पर सेकेंड पे फेंकेंगे तो जो हवा आएगा वो किस स्पीड पे आएगा, हवा आएगा बच्चे, आंसर क्या होना चाहिए यार, if the piston push at the speed of 5 मिलीमीटर, अगर 5 मिलीमीटर के स्पीड पर सेकंड में पुश किया गया, ठीक है, तो इससे 4 गुना ज्यादा है ना, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द रेडियस ऑफ द पिस्टन एंड द नोजल आर द 20 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। द अपर ऑफ द कंटेनर 20 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे 20 मिलीमीटर पर सेकंड होना चाहिए, है ना, 20 मिलीमीटर पर सेकंड होना चाहिए। एज द पिस्टन पुशेस द एयर थ्रू द नोजल, द लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइज इनटू द नोजल, इट स्प्रेड आउट द स्प्रे गन शो द रेडियाई ऑफ द पिस्टन। हाँ, इसका आंसर रहेगा बच्चे 20 मिलीमीटर पर सेकंड। आंसर ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में ही नहीं है, 20 मिलीमीटर पर सेकंड ऑप्शन में नहीं है, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है बच्चे। इसका आंसर पता क्या करेंगे, इसका आंसर सी होगा यार, ये आप कंफर्म करना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का यार, इसका ना स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। इफ द पिस्टन इज द पुश, इसको एक बार ऑनलाइन देखिए जरा। If the piston is pushed at the speed of 5 millimeter per second, the air come out of the nozzle with the speed of. If the piston is pushed at a speed of 5 millimeter per second, the air comes out of the nozzle with a speed of 20 millimeters per second. Would you like? 20 मिलीमीटर पर सेकेंड इज आंसर, गूगल पापा भी कहते हैं, इसलिए बच्चे कहता हूँ यूज द जेमिनाई, यूज द
जेमिनाई। कभी कभार आपको अगर नॉलेज नहीं है तो जेमिनाई काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, मेरा कहीं ना कहीं ये तुक्का ही था एक प्रकार का, ठीक है ना, क्योंकि मैं श्योर नहीं था, लेकिन आंसर लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड लिखा है यहाँ पे यार, मे भी मिस प्रिंट हो। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। अच्छा, एक देखने वाला आदमी अपने स्टेशनरी सोर्स से मूव करता है, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज द डैश देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अगर वो जो ऑब्जर्वर है, ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक, क्लास 11th में डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है ये। पूछा क्या है, व्हेन द ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, अपने स्टेशनरी सोर्स से वो अवे दूर जाता है, द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज द लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो ना जहां वो खड़ा था वहां उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखती है ना, अगर वो दूर हट गया तो डॉपलर इफेक्ट के कारण अब उसको फ्रीक्वेंसी कम दिख रही होगी, कम पता चल रहा होगा, तो लेस देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पाएगा आंसर लेस। बाकी बच्चे इसको क्या करना, कंफर्म भी करना भाई गूगल पे, ठीक है ना, बाकी सही है, लेस लेस आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड अपीयर टू बी डैश देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स टुवर्ड द स्टेशन। अच्छा ठीक है भाई, सिंपल है ना यार, कि मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, डॉपलर इफेक्ट का कहानी है, ये भी डॉपलर इफेक्ट है। तो मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और गाड़ी ट्रेन वहां से आ रही है, ऐसे करके ट्रेन वहां से आ रही है और मैं दूर जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी तो मुझे कम पता चलेगी, तो मैंने वहां पर लेस लिखा। अभी क्या, गाड़ी मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, ये बोला इसने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी व्हेन द सोर्स टुवर्ड द स्टेशन। अब मैं इधर ही खड़ा हूँ इधर, और ट्रेन इधर से आ रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो जब ट्रेन आती है ऐसे निकल जाती है, तो जब पास आती है तो फ्रीक्वेंसी आवाज बढ़ जाता है ना, पौ जो 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 सीटी की जो आवाज रहती है वो इंक्रीज हो जाता है, पहले बहुत कम कम आ रहा होता है, फिर बहुत तेज बढ़ जाता है, फिर कम जाता है। तो मतलब कि जब पास आएगा हमारे तो बढ़ जाएगा, मतलब कि ज्यादा हो जाएगा। अभी देखो दोबारा पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट की कहानी है, ये भी क्लास 11 का क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड अपीयर टू बी डैश मोर देन द, यहाँ पे आएगा मोर, वहां था लेस, यहाँ आएगा मोर, मोर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी व्हेन द साउंड व्हेन द सोर्स टुवर्ड द स्टेशन। ठीक है भाई, मतलब बच्चा अगर आपको ऐसे आप करेंगे ना तो आपको आसानी से आंसर का पता चल सकता है। ठीक है, ये बच्चे आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ये आप पहले खुद करेंगे, मैचिंग वाला दिख रहे हो, 2-2 नंबर का मैच करने के लिए आ रहा है भाई, मैच करने के लिए, मैच करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके, इतना सिंपल है। अब ये ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए आपको, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं करूंगा, ये वाला तुम खुद करोगे, ठीक है ना, कमेंट में बताओगे क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है भाई, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ सच है। पहला क्वेश्चन बोलता है क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क कैसा दिखता है भाई, पहले तो ये बताना चाहिए। ऐसा दिखता है ना इलेक्ट्रिक नेटवर्क, कि इधर से भी करंट जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से निकल जा रहा है ना। ये I1 है तो ये I1 है, ये I2 है तो ये I2 है ना। तो यहाँ पे कंजर्व रहता है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन, है ना, चार्ज कंजर्वेशन, है ना। तो पहला जो है किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ जो है इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है ना, सिंपल है। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है, अरे इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है, जो सेकंड लॉ है वो है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ है। ये तो याद करने वाली बात भी है और फैक्ट भी है, अगर तुमको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो पता होगा। पहला चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये ट्रू और फॉल्स बताना है। इन द रेफ्रिजरेटर द सोर्स ऑफ हीट इज द एनवायरमेंट। जो रेफ्रिजरेटर होता है, सोर्स ऑफ हीट इज द एनवायरमेंट, जो हीट जो है एनवायरमेंट से आ रहा है, नहीं, गलत है, स्टेटमेंट पूरा गलत है। एंड द सिंक ऑफ हीट इज द
इनर चैम्बर ऑफ द रेफ्रिजरेटर लेस। फॉल गलत है बच्चे, फॉल्स आएगा इसका आंसर, फॉल्स है। जो अपना फ्रिज आप चलाते हो ना, फ्रिज के पीछे लगा होता है कंप्रेसर, जिसके कारण वो ठंडा कर रहा होता है, जिसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन डला होता है। तो आपका एसी जो है वही हीट का सोर्स है। जो आपका फ्रिज है वही आपका हीट का सोर्स है। तो यह पूरा ही आंसर गलत दिया हुआ, मतलब गलत स्टेटमेंट, गलत है, फॉल्स। अब अगला बोलता है इफ डोर ऑफ अ वर्किंग रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन। अच्छा ठीक है, वो दिखते नहीं है। एंड लॉन्ग टाइम इन अ क्लोज रूम द रूम विल बिकम कोल्ड। गलत है ये भी। अगर हम लंबे टाइम तक अपने फ्रिज क्या होता है, ऑटो कट लेता है, फ्रिज का चैम्बर छोटा होता है, ठीक है ना। तो अगर हम गेट बंद कर देंगे तो फ्रिज का जो छोटा सा एरिया है, वॉल्यूम है 20 लीटर 50 लीटर 100 लीटर, वो ठंडा कर देगा, उसके बाद कट ऑफ ले लेगा, कट कर लेगा अपने आप को, मशीन जो मोटर है वो चलना बंद हो जाएगी। लेकिन अपन ने दिमाग लगाया, थोड़ा ज़्यादा साइंस पढ़ लिया अपन ने, गेट खोल दिया। अब गेट खोलने से क्या हो गया बच्चे, वो सेंसर जो है काम करना बंद कर दिया। अब एरिया बढ़ गया, पूरा रूम का एरिया आ गया। अभी जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा काम करेगा, कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो सोचेगा कि यार ज़्यादा ठंडा करना है ना। वो कट तो तभी लेगा क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पे आके वो कट ऑफ लेगा, और कट तो ले नहीं पाएगा क्योंकि रूम को ठंडा करना है उसको। तो इसमें क्या होगा, वो ज़्यादा वर्क करेगा, ज़्यादा एनर्जी लेगा और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो कमरा गर्म होने के बजाय, सॉरी, कमरा ठंडा होने के बजाय और गर्म हो जाएगा। इसलिए फ्रिज का गेट इस्तेमाल करो, पानी निकालो, सब्जी डालो और तुरंत बंद कर दो। अगर लंबे टाइम तक गेट खुला छोड़ोगे तो ज़्यादा गैस बनेगा, ज़्यादा गैस बनने के कारण आपका कमरा गर्म हो जाएगा। और आपको एक और एडवाइस देता हूँ बच्चे, अगर मान लीजिए ये दीवार है, ये पूरा दीवार है, और दीवार से टच करके ही आपने अपना फ्रिज रख रखा है, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि बच्चे वो ब्लास्ट कर जाता है कभी कभार गर्मियों में, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है, नहीं होना चाहिए ऐसा तो। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज ध्यान रखिए आप, और अपने जो फ्रीजर है आपका, आप कम से कम 1 फीट का दूरी होना चाहिए, लेकिन जब गैस प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको निकलने का रास्ता मिल सके। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स, ठीक है ना। अभी अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। अच्छा 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 अच्छा, इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अ गैस, सेकंड क्वेश्चन है, अ गैस परफॉर्म मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपैंड। एक गैस जो है मिनिमम वर्क परफॉर्म करती है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ गैस परफॉर्म मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपैंड आइसोथर्मली, आइसो एडियाबैटिकली। पता नहीं यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं दिया हुआ है यार। एक गैस जो है मिनिमम वर्क परफॉर्म करती है व्हेन एक्सपैंड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली मतलब जब वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड करता है तभी वो मिनिमम वर्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, ना ही आइसोथर्मल, आइसोकोरिक तो नहीं है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। आंसर बचे इसका एडियाबैटिक होगा, वो कंफर्म करना आप, ठीक है ना, कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन देख लो, अब गैस परफॉर्म मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपैंड्स। एक गैस मिनिमम वर्क परफॉर्म करती है जब वो एक्सपैंड करती है। तो एक्सपैंड कैसे करती है, एडियाबैटिकली। मेरे हिसाब से इसका आंसर एडियाबैटिकली है, एडियाबैटिकली इसका आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया यार, पता नहीं, चेक करना, ठीक है, एक बार इसका आंसर क्या है। चलो आगे देखते हैं। A ray of light undergoes dash twice in a passing through a prism. A ray of light undergoes twice on passing through a prism. जो लाइट है 2 बार प्रिज्म से पास करती है, रिफ्लेक्ट करती है यार, रिफ्लेक्ट 2 टाइम्स। सिंपल है ना, देखो जरा, अगर मैं प्रिज्म ड्रॉ करूँ यहाँ पे, थोड़ा मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा क्या है ये,
मान लो ये प्रिज्म, ये तो क्या बना दिया मैंने, मान लीजिए ये आपका है, ठीक है ना, प्रिज्म है। तो एक बार लाइट तो यहाँ से जाएगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, फिर लाइट यहाँ से निकलेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, तो एक बारी दो बारी, तो दो बारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्ट ट्वाइस, रिफ्रैक्शन आएगा यहाँ पर, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ट्वाइस ऑन अ पासिंग थ्रू द प्रिज्म, दो बारी रिफ्रैक्शन करता है जब दो बारी, जब पास प्रिज्म से पास करता है, सिंपल है, दो बार रिफ्लेक्ट करता है जब प्रिज्म से लाइट पास करता है। अभी अगला क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट स्कैटर्ड कलर। अरे ये क्वेश्चन देखा था ऊपर, क्वेश्चन देखा था, जब लाइट फॉर्म होती है तो कौन सा कलर ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, मतलब डिफिट होता है। अगला क्वेश्चन था वॉयलेट, है इसका आंसर वॉयलेट, यहाँ था, मैंने कहा था ना मुझे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। कहाँ गया क्वेश्चन यार, कहाँ गया, है यहाँ आंसर था वॉयलेट, था यहाँ पे आंसर, तो वहाँ भी आंसर वॉयलेट ही आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 25, मतलब क्वेश्चन अगर आता हो ना बच्चों तो आधे घंटे में कर लो। इसका आंसर था रिफ्रैक्टेड, और इसका आंसर था, इसका आंसर आएगा वॉयलेट कलर। क्या आंसर आएगा बच्चे इसका, वॉयलेट कलर। मोस्ट डेविएटेड कलर वॉयलेट, मोस्ट लीस्ट डेविएटेड कलर रेड। वॉयलेट क्यों डेविएट ज्यादा होता है, वेवलेंथ छोटा होता है। रेड क्यों डेविएट कम होता है, वेवलेंथ बड़ा होता है, ठीक है ना, बेसिक सा नॉलेज पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, बीटा पार्टिकल हैव द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर, गलत। अगर ट्रू फॉल्स देखा जाए तो बीटा पार्टिकल्स का सदा आयोनाइजिंग पावर नहीं होता है, अल्फा पार्टिकल का होता है। जो अल्फा पार्टिकल होता है 2+ हीलियम आयन होता है, 2+ हीलियम आयन होने के कारण उसका जो आयोनाइजिंग पावर होता है ज़्यादा होता है। तो इसने लिखा बीटा पार्टिकल द हाईएस्ट, इसके पास आयोनाइजिंग पावर होता है बट हाईएस्ट नहीं होता है, तो आंसर इज फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स है, एफ लिखना, ठीक है ना। A solar system is mainly caused due to the burning of hydrogen in the oxygen। अच्छा कुछ भी लिख देते हैं यार, ये तो गलत है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गलत है। बोल रहा है सोलर एनर्जी जो होता है, हाइड्रोजन को जलती है, जब हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन के अंदर तब फॉर्म होता है। गलत है, फॉर्म नहीं है भाई, गलत है, ठीक है ना। तो सेक्शन बी जो होता है, ठीक है ना, तो सेक्शन बी आ गया, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। मैं ट्राई करूंगा आपको कि पहले ऑब्जेक्टिव खत्म करूं। ये एक सैम्पल पर अपन ने सॉल्व किया, कुछ 26-27 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो वीडियो आएगी ना तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और मिलके देख पाएंगे, मिलके पढ़ पाएंगे। और आई होप आपको पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चे, बाय बाय।